Hello and welcome, dear students. Good afternoon, everyone. Jai Hind. आवाज आ रही है मेरी? विजिबल है? विजिबल हूं मैं? चलिए स्टार्ट करते हैं। और प्रोबेबिलिटी हमारी कंप्लीट हो गई है। प्रैक्टिस सेशन कल भी ये आपको सैटरडे को हुआ था। कल आपको यूट्यूब पर देखने को मिला है, ठीक है। और आज शाम से फिर से आपको 6 बजे यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेशन प्रोबेबिलिटी के मिलते रहेंगे। तो करते रहिएगा, इसे कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा धीरे 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 धीरे। सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यू भी हो जाएंगे, सब हो जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। 2-4 दिन में बाद आप मुझे बताइएगा यदि प्रोबेबिलिटी में प्रॉब्लम होगी तो, ठीक। और उसके बाद आज हम पढ़ेंगे, आज से स्टार्ट होगा स्टैटिस्टिक्स। ये भी काफी बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे इसमें कॉन्सेप्ट हैं, पर वो इतना कठिन नहीं है। ये चैप्टर आसान है, बस थोड़ा सा इरिटेटिंग है कि थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें होती है। अब देखिए, इसमें बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन भी होती है। अब जो पेपर बनाता है, इसके बाद आपका कैलकुलस स्टार्ट होगा बेटा, इसके बाद कैलकुलस स्टार्ट होगा, क्योंकि इसके बाद कैलकुलस ही बचेगा, बाकी सब तो कंप्लीट हो चुका है। और कैलकुलस ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं है, केवल क्वेश्चंस हैं। जैसे इंटीग्रेशन क्वेश्चन ज्यादा हैं, ठीक है, और डिफिनिट इंटीग्रेशन क्वेश्चंस ही हैं। पर आपके डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चंस ही ज्यादा हैं, थ्योरीज वाला पार्ट बहुत ज्यादा नहीं है। फंक्शन है, उसमें भी थोड़ी सी है, फंक्शन में थोड़ी थ्योरी है बस। लिमिट कंटिन्यूटी वहां भी क्वेश्चन ज्यादा हैं, डिफरेंशिएशन वहां भी क्वेश्चंस हैं मोस्टली। तो अब ये सब क्वेश्चंस वाले चैप्टर रहेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर जनरली आसान है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यदि आपके साथ 8-10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो फिर उसमें से 70-80% क्वेश्चन आपके आसानी से लग जाएंगे इस चैप्टर के। कोनिक सेक्शन सबसे लास्ट में हम करेंगे, क्योंकि कोनिक सेक्शन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और उसके क्वेश्चन भी बड़े टेढ़े टेढ़े आते हैं आज के एग्जाम में। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और पहला हम देखते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी ये क्या। देखिए, हमें बहुत ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। आप थोड़ा सा यहां से पढ़िए, ठीक है। एन एवरेज वैल्यू और ए सेंट्रल वैल्यू ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन is the value variable which is a representative of the entire distribution. This represented value are called the measure of central tendency. कहने का मतलब है ये सब एवरेज वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में वो आते हैं जो क्या होता है, आपका एवरेज वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी डेटा का। ये सब क्या करते हैं, एवरेज वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बहुत दिमाग नहीं लगाएंगे इस चैप्टर में हम, ये सब सेंट्रल टेंडेंसी में आते हैं, ठीक है। जैसे कि एक तो ये मैथमेटिकल एवरेज, देखिए 2 टाइप के एवरेज होंगे। एक मैथमेटिकल एवरेज होगा, जैसे अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये सब मैथमेटिकल एवरेज है। ये जरूरी नहीं है कि ये आपके डेटा में से आएंगे, ये कुछ भी आ सकते हैं। एक मैथमेटिक्स है, आप जानते हो, अर्थमेटिक मीन भी जानते हो, ज्योमेट्रिक मीन भी जानते हो, हार्मोनिक मीन भी जानते हो, ठीक। और ये पोजिशनल एवरेज है, जैसे मीडियन और मोड, ये क्या होंगे, ये लगभग उसी डेटा, जो डेटा दिया होगा ना उसी के अंदर से आएंगे, मीडियन और मोड। तो ये कोई पोजीशन होगी, वो उन्हीं के अंदर से आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर आते हैं। बहुत ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना इसमें, मैं इस पर हम बात करेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। पहला हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो अर्थमेटिक मीन के बारे में, माध्य के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो ये मीन क्या होता है, तो जनरली आपने यही पढ़ा होगा कि जैसे ये x1 है, x2 है,
x3 है, डॉट 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 xn है। ठीक, ये आपके पास यदि n ऑब्जर्वेशंस हैं, ये क्या है, मेरे n ऑब्जर्वेशन है, तो इनका यदि मुझे मीन निकालना हो या एवरेज निकालना हो, मीन निकालना हो या फिर एवरेज निकालना हो, माध्य या फिर औसत की हम बात करें, तो आप क्या करते हो, सबको ऐड करते हो और इस मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एक्स बार से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एक्स बार से। ठीक, और वो कैसे निकलता है, हर एक ऑब्जर्वेशन को क्या करिए, ऐड करिए, हर एक ऑब्जर्वेशन को ऐड करिए और डिवाइडेड बाई क्या कर दीजिए, एन कर दीजिए। हर ऑब्जर्वेशन को ऐड करिए और डिवाइडेड बाई एन कर दीजिए, ये आपका मीन मिल जाएगा। ओके, अच्छा, और यदि मैं ये कहूं कि मुझे x1 प्लस x2 प्लस xn, मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मुझे निकालना है, तो तब मैं क्या करूंगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग, यदि मुझे ये निकालना है तो ये वैल्यू होगी nx बार के बराबर। किसके बार, किसके बराबर, nx बार के बराबर। इन सब का यदि सम निकालना है तो n का x बार में इंटू करेंगे। जैसे मैं आपसे कहता हूं क्वेश्चन ये कि फाइंड मीन ऑफ, सब लोग, कल की एक मैराथन क्लास हुई है यूट्यूब पर प्रोबेबिलिटी की, सब लोग उसे देख ले। फाइंड मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य बताइए, संख्याओं का माध्य कितना होगा, जल्दी बताइए। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य बताइए। तो आप कहोगे भाई मुझे किसका मीन निकालना है, 1 2 3 डॉट 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 n का, तो इनका मीन निकालना है तो सबको जोड़िए और डिवाइडेड बाई क्या कर दीजिए, n कर दीजिए। ऊपर वाला एडिशन कितना होगा, n इंटू एन प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई n, तो n से n कट जाएगा, कितना आ जाएगा, n प्लस 1/2। क्या आ जाएगा, n प्लस 1/2, ये आ जाएगा मीन। याद समझ में आ गया कि n ऑब्जर्वेशंस का यदि मीन निकालना है या जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनका मीन निकालना है तो सबको जोड़िए और डिवाइडेड बाई जितनी वो संख्या है उसको लिख दीजिए। ठीक है, हाँ जी अंशु जी धन्यवाद। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ओके, n प्लस 1/2, दो चीजें यहां पर मैंने आपको पढ़ाई, एक यदि n नंबर्स हैं और उनका मीन निकालना है तो सबको जोड़िए डिवाइडेड बाई n। इस पेज से आपने ये सीखा। दूसरी चीज, एक और चीज आपने सीखी कि यदि मुझे ऑब्जर्वेशंस का सम निकालना है, यदि मुझे ऑब्जर्वेशंस का क्या निकालना है, सम निकालना है, प्रेक्षणों का योग निकालना है, तो मैं क्या करूंगा कि उनका जो सम होगा वो n इंटू एक्स बार होगा, मतलब जितनी संख्या होगी उसको उसके मीन से, जो मीन दिया होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर्स को मीन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जितनी संख्या है उनका सम निकल कर आ जाएगा। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब थोड़ा सा प्रॉपर्टीज देख लीजिए मीन की क्या क्या है। तो ऐसा बोलता हूं कि जैसे कि x1 x2 x3 डॉट 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 xn, इसका मीन यदि x बार के बराबर है, इनका मीन क्या है, x बार है, x1 x2 x3 डॉट 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 xn, इनका मीन जो है वो x बार के बराबर है, तो आप हर एक ऑब्जर्वेशन में आप कोई संख्या k ऐड कर दीजिए
हर एक ऑब्जर्वेशन में आपने के ऐड कर दिया तो जो न्यू मीन आएगा, जो नया माध्य आएगा, उसमें भी के ऐड होकर आएगा। उसमें भी क्या आएगा? के ऐड होकर आएगा। सर नीचे 2n वाला बता दीजिए। हे भगवान, हे भगवान, कह रहा नीचे 2n वाला बता दीजिए। क्या करूं मैं इन लोगों का? कुछ नहीं पढ़ते हैं यार, ये सब कुछ नहीं पढ़ते हैं। अरे मैंने 1+2+3+n को n×n/2 लिखा है यार, और नीचे जो n है वो n लिखा है। कितने कंफ्यूज होते हो यार, कितने कंफ्यूज होते हो। इसकी वैल्यू डाली है मैंने n×n+1/2, और नीचे वाला n यहां लिखा है। तो कैसा दिमाग इस्तेमाल करते हो भाई हैं? बेच दिया तुम लोगों ने दिमाग, कौड़ी खा ली हो दिमाग को बेच के हैं। x1+k, अब उस 2n थोड़ा ना लिख रहा हूं मैं नीचे, वो तो ऊपर वाला 2 नीचे आ गया, तो क्या करूं मैं बताओ? ऊपर वाला 2 नीचे आ गया, मैं क्या करूं बताओ? क्या यार, x1 x2 x3 xn खुद किया करो। तुम्हारी पता क्या गलती है, तुम उसको ऐसे देखते हो, तुम खुद नहीं दिमाग लगाते कि ऊपर वाला n×n+1/2 होगा और नीचे n होगा, तो वो बन गया होगा। ये नहीं लगाते दिमाग। कैसे 2 लिख दिया इन्होंने सामने, ऐसे थोड़ा ना करते हैं यार। देखो, हमारे पास n ऑब्जर्वेशन है, उनका माध्य, उनका मीन जो है वो x बार है। हर ऑब्जर्वेशन में आपने k ऐड कर दिया, हर ऑब्जर्वेशन में k ऐड कर दिया, तो जो नया मीन आएगा वो k ऐड होकर आएगा बेटा, ठीक है। और यदि मैंने k माइनस कर दिया हर एक ऑब्जर्वेशन में, और ऑब्जर्वेशन में क्या कर दिया, k माइनस कर दिया, तो यहां भी जो न्यू मीन आएगा, इसमें थ्योरी बहुत ज्यादा है तो पढ़ते रहिएगा आराम आराम से, ठीक है। और यदि मैंने सब में मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो न्यू मीन आएगा वो kx आएगा, kx बार मतलब। और यदि मैंने डिवाइड कर दिया, अब जीरो से मत करना इनटू और डिवाइड, जीरो से मत करना यार। xn/k तो कितना आ जाएगा? न्यू मीन x⁻/k आ जाएगा, ठीक है। x⁻/k आ जाएगा। एक मिनट, चलिए माध्य बताइए इसका। माध्य बताइए। माध्य बताइए। अब क्या करोगे? 2+4+6+8+10 डिवाइडेड बाई कितना? 1 2 3 4 5। अभी मैं जो पढ़ा रहा हूं बस वो पढ़ो, ज्यादा दिमाग मत लगाना। सर ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, वैसे क्वेश्चन नहीं आते ना, ये सब सबर रखना 1 2 दिन, फिर बात करेंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं। पहले आप सीख लो पहले। क्यों स्किप करोगे यार, आसान चैप्टर है। 4 2 6 6 12 8 20 30, 30/5 क्या हो जाएगा? 6 के बराबर।
मतलब 2 4 6 8 10, इनका जो एक्स बार है वो क्या है, 6 के बराबर है। तो मुझे बताइए 4 6 8 10 12, इसका माध्य कितना होगा, जल्दी बताइए। इसका माध्य कितना होगा, इसका माध्य कितना होगा? अरे नहीं आता तो, आता तो तुम्हें एबीसीडी भी नहीं था जब पैदा हुए थे, तो आया ना तब। जाओ, छोटा बच्चा जो पैदा होता है तो उसको एबीसीडी आता है, भी वो पढ़ता है ना कि नहीं पढ़ता है? छोड़ दिया जाए, जैसे मान लो कोई बच्चा आया, पैदा हुआ, तो क्योंकि उसको एबीसीडी तो आता ही नहीं है तो वो पढ़े ही ना, फिर तो उसको प्लस माइनस भी नहीं आता तो नहीं पढ़ना चाहिए उससे। क्यों? क्या यार तुम भी, नहीं आता तो क्या हुआ, आ जाएगा पढ़ोगे तो। क्वेश्चन बेटा एग्जाम में 5 7 8 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इसके 10 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो छोड़िएगा मत इस चैप्टर को, फिर परेशान होगे। ठीक है, कितने होंगे इसके? 8 होगा ना, 6 + 2। चलो, एक अगला एक कॉन्सेप्ट देखो। सम ऑफ डेविएशन ऑफ ए वेरिएट फ्रॉम द ईयर एम इज ऑलवेज 0। आप इसकी हिंदी भी पढ़ सकते हो, मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए, धीरे, अरे यार इतना इतना तो स्लो पढ़ा रहा हूं, कह रहा धीरे धीरे पढ़ाइए यार, इतना स्लो पढ़ा रहा हूं मैं आज, वो कह रहा और धीरे धीरे पढ़ाइए। x1 x2 x3 डॉट 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 xn। मैं आपसे ये कहूं कि डेविएशन, डेविएशन फ्रॉम ए निकालना है, यदि डेविएशन फ्रॉम ए से विचलन आपको निकालना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप हर एक ऑब्जर्वेशन में ए माइनस करोगे। क्या हर एक, क्या करोगे, हर एक ऑब्जर्वेशन में ए माइनस कर दीजिए, यदि आपको डेविएशन निकालना है किसी नंबर से। ठीक है, फैब तक होगा सिलेबस भैया। यदि डेविएशन फ्रॉम नंबर, किसी एक संख्या से डेविएशन निकालना है, मतलब आपको क्या करना है, आप उस संख्या में, मतलब x1 x2 xn में से उस a को माइनस कर दीजिए। अरे मैंने क्या बोला था भैया, हर एक ऑब्जर्वेशन में तुम्हें 2 जुड़ते हुए दिख रहा है कि नहीं? हर ऑब्जर्वेशन में 2 जुड़ गया है कि नहीं? 2 जुड़ गया है, तो मीन में भी 2 जुड़ जाएगा, इसीलिए 8 आ गया भैया। बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं, वो कह रहा और भी स्लो पढ़ाइए। इसलिए स्लो पढ़ा रहा हूं क्योंकि इसमें बहुत तुम्हारे लिए इरिटेटिंग चैप्टर है ये, बहुत ज्यादा। 2 में 2 जोड़ा, 4 में 2 जोड़ा, मतलब हर एक ऑब्जर्वेशन में 2 जोड़ दिया है मैंने, तो मीन में भी 2 एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा ना इसमें। ठीक है, यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि यदि मुझे डेविएशन फ्रॉम ए निकालना है। आज ऑफलाइन क्लास क्यों है, क्यों है गुरुजी क्लोज? ऑफलाइन क्लास क्लोज है क्योंकि यहां पर थोड़ा माहौल सही नहीं है आज। ठीक है, कुछ चल रहा है बाहर, ऐसा कुछ ऐसा जिसमें पॉसिबल नहीं है क्लास ऑफलाइन हो पाना आज। जो यहाँ होगा वो बच्चा, वो यहाँ आके माहौल को देख सकता होगा तो वो जान जाएगा। ठीक है, कैंपस आके माहौल को आप देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा कि क्यों नहीं हो रही है। डेविएशन फ्रॉम ए की बात करें, ए से विचलन की बात करें, x1 माइनस ए, x2 माइनस ए, xn माइनस ए से विचलन मतलब हर एक ऑब्जर्वेशन में हमने ए माइनस कर दिया। ठीक है, और यदि मैं ये बात करूं कि डेविएशन फ्रॉम
डेविएशन फ्रॉम मीन की बात करूं, माध्य से विचलन की बात करूं मैं, कि माध्य से विचलन, तो फिर आप क्या करोगी भाई? ए से विचलन था तो हर ऑब्जर्वेशन में आपने क्या किया? ठीक है, हर ऑब्जर्वेशन में आपने क्या किया? क्या माइनस कर दिया? ए माइनस कर दिया। और यदि मैं डेविएशन फ्रॉम मीन बोलूं, माध्य से विचलन बोलूं बेटा, तो हर ऑब्जर्वेशन में आप क्या माइनस करोगे? एक्स बार माइनस कर दोगे। हर एक ऑब्जर्वेशन में क्या कर दोगे? एक्स बार माइनस कर दोगे। हर एक ऑब्जर्वेशन में से क्या माइनस कर दीजिए? एक्स बार। मीन को माइनस कर दीजिए। जैसे आप ए को माइनस कर रहे थे डेविएशन के समय, यहां मीन को माइनस कर देंगे, क्योंकि डेविएशन किससे निकाल रहे हैं? आप मीन से डेविएशन निकाल रहे हैं। ठीक है, गधा से विचलन निकालना है तो ये सारा ऑब्जर्वेशन में गधा माइनस कर दीजिए। समझ गया ना? चलिए, अब यदि मैं ये कहूं कि सम ऑफ द डेविएशन, सम ऑफ डेविएशन ऑफ वेरिएट फ्रॉम दियर एम, एम से मतलब मीन से, ओके, इसको मैं बोल सकता हूं अलजेब्राइक सम। यहां पर अलजेब्राइक यूज कर लीजिए, अलजेब्राइक सम, अलजेब्राइक, अलजेब्राइक सम मतलब समांतर माध्य से चरों के विचलनों का बीज गणितीय योग डाल दो यहां पर, बीज गणितीय योग। मतलब ये जो ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, डेविएशन फ्रॉम मीन है, इनको यदि हम जोड़ें x1 माइनस एक्स बार, x2 माइनस एक्स बार प्लस डॉट 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 xn माइनस एक्स बार, तो ये क्या होता है? 0 के बराबर होता है। ये यही कहना चाह रहा है, यही कहना चाह रहा है कि भाई यदि ऑब्जर्वेशंस का आप डेविएशन किससे निकाल रहे हो? मीन से निकाल रहे हो डेविएशन। क्या चेक करें बेटा? सर मॉड में होता है ना सर, प्लीज चेक करिए एक बार सर, प्लीज कमेंट देखिए, मॉड में भी लगेगा ना बेटा? मॉड में मैं अलजेब्रिक सम की बात कर रहा हूं, सो प्लीज टेंशन मत लीजिए, अलजेब्राइक सम की बात कर रहा हूं मैं। जब अलजेब्रिक सम की बात करते हैं तो मॉड नहीं लेते हैं। एक बात बताओ, यदि मॉड कैसे 0 होगा? सबका मॉड ले लोगे तो वो तो खत्म हो जाएगा, वो तो सारा पॉजिटिव आएगा ना, फिर कैसे 0 होगा? मैंने बोला कि ए से डेविएशन निकालना है तो आप ए को माइनस कर दोगे, मीन से डेविएशन निकालना है तो मीन को माइनस कर दोगे, मीडियन से निकालना है तो हर ऑब्जर्वेशन में मीडियंस को माइनस कर दोगे, गधा से निकालना है तो हर में से गधा माइनस कर दोगे। बात समझ में आ गई? हर ऑब्जर्वेशन में गधा माइनस कर दो, मिल गया। अब मैंने ये कहा कि इनका अलजेब्राइक सम चाहिए, जो भी आपने डेविएशन फ्रॉम मीन निकाला है उसका अलजेब्राइक सम चाहिए, अलजेब्राइक सम। ठीक है, अलजेब्राइक सम मतलब उसको बीजगणितीय योग, मतलब जैसे भी आपने ये डेविएशन निकाले हैं, ये इनको यदि मैं ऐड करता हूं तो वो संख्या क्या हो जाएगी? 0 के बराबर हो जाएगी। मैंने क्या बोला? डेविएशन फ्रॉम मीन आपका 0 होगा। मैंने कभी ये बोला कि ए से होगा? ए तो कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा मेरा नाम प्रशांत है, तो कहोगे उनका नाम भी प्रशांत हो सकता है क्या? ये प्रश्न क्यों आया? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। सम ऑफ डेविएशन ऑफ द वेरिएट फ्रॉम दियर एम इज ऑलवेज 0। यदि मीन से मैं विचलन निकालता हूं तो उनका बीजगणितीय योग 0 होता है। बस इस स्टेटमेंट को यदि आपने बोला है तो फिर दूसरे के लिए कोई कमेंट नहीं है। जैसे मेरा नाम प्रशांत है तो फिर आप कहोगे सर बगल वाले का नाम भी प्रशांत है क्या? ये कौन सी बात हुई? मैंने अपने बारे में बोला ना, अब उसका क्या नाम है क्या नहीं है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं तो अपने बारे में बात कर रहा हूं। यहां पर यह बोला गया है कि जो मीन से डेविएशन है उनका अलजेब्राइक सम 0 होता है, तो सफिशिएंट है। आप क्यों जा रहे हो सर ए से भी होगा क्या? यदि ए से करना होता
तो मैं सीधे ये कह देता ना कि यार किसी भी नंबर का किसी भी संख्या से डेविएशन का अलजेब्रिक सम 0 होता, मैं ये स्टेटमेंट यूज करता ना। क्यों मैं मीन यूज करता? मीन में इसीलिए 0 होता है। आप देखिए 0 कैसे होता है। इसको क्या लिख सकते हो आप? x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 xn। और ये बताइए माइनस एक्स बार माइनस एक्स बार माइनस एक्स बार कितनी बार है? n बार होगा ना, तो माइनस एन एक्स बार हो गया। और x1 प्लस x2 प्लस xn, ये भी तो nx बार होता है, ये भी तो nx बार होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा? 0 के बराबर। तो समझ में आया क्यों 0 होता है? ठीक है। बताइए, बात समझ में आ गया कि मैंने बोला कि डेविएशन फ्रॉम मीन मतलब आपको हर ऑब्जर्वेशन में मीन को माइनस करना, ये मैं बोल चुका हूं। ठीक है, हर ऑब्जर्वेशन में से आपको क्या करना है? उस नंबर को माइनस करना है। लेकिन हमें यहां नंबर्स के बारे में नहीं पढ़ना है, या हमें डेविएशन फ्रॉम मीन पढ़ रहा हूं। तो हर ऑब्जर्वेशन में मीन को माइनस कर दे रहा हूं और मैं कहता हूं इनका अलजेब्रिक सम क्या होगा? तो इसका अलजेब्राइक सम यही होगा और वो 0 के बराबर। कैसे 0 हुआ? तो ये आपका प्रूफ है, ये उसका क्या है? प्रूफ है कि इसको x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट xn लिख सकते हैं। x बार x बार x बार कितनी बार? n बार nx बार। ये वैल्यू क्या है? nx बार, और ये 0 हो गया। बात समझ में आ गई कि नहीं? क्लियर समझ में आ गया कि नहीं, ये बताइए। हाँ भैया, मीन से ही आएगा। यदि केवल मीन से नहीं आता तो मैं ये बोल देता ना, जैसे मेरा नाम, जैसे मान लीजिए यहां 10 लोग हैं, दुनिया में 50 लोग हैं मान लीजिए। ठीक है, मैंने कहा मेरा नाम प्रशांत है, मैंने आपको एक स्टेटमेंट यूज किया, तो मैं बाकियों के बारे में कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं। वो हो भी सकते हैं, वो नहीं भी हो सकते हैं, उनका भी नाम प्रशांत हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन मैं कमेंट क्या कर रहा हूं कि मीन से 0 होगा। बस आप इतना याद रखिए, ओवर जरूर सोचने लगते हो तुम, दूसरे का क्या होगा, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा। यदि यदि मुझे जितनी जानकारी होती कि वो उससे भी यही होगा, उससे भी होगा, तो वो भी मैं 0 बोल देता। तो आपको बस एक स्टेटमेंट को तुम पीछे पड़ जाते हो। जब तुमसे यह कहा गया कि 4 दूना 8 होता है, बस 4 दूना 8 होता है, 4 2 जा 8 होता है, बस ठीक है। अब 1 8 जा भी 8 होता है, वो अलग बात है। 4 2 जा 8 होता है, बस स्टेटमेंट को याद रखिए। तो अल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन क्या हो जाएगा? वो 0 के बराबर हो जाएगा। चलिए, इस स्टेटमेंट को भी याद रखना है, इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन ऑफ ए वेरिएट फ्रॉम दियर एम इज मिनिमम, दैट इज, ये आपका मिनिमम होगा। इस स्टेटमेंट को बस याद रखना है। यदि मैंने डेविएशन मीन से निकाला है, यदि मैंने डेविएशन x1 माइनस एक्स बार, x2 माइनस एक्स बार और xn माइनस एक्स बार, ये सब क्या है? डेविएशन फ्रॉम मीन है। और इनका स्क्वायर करके यदि हम जोड़ते हैं, इनका स्क्वायर करके यदि हम जोड़ते हैं, तो वो सबसे मिनिमम वैल्यू आएगी एज कंपेयर टू बाकियों से यदि निकालते हो, बाकी किसी संख्या से निकालते हो। ठीक है, ठीक। देखिए, ये कह रहा है कि यदि मीन से डेविएशन निकालकर उनका स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो वो सबसे कम वैल्यू आएगी। इसका मतलब है कि बाकियों से ज्यादा ही आएगी। यदि मैं बाकियों से डेविएशन निकाल कर यदि स्क्वायर करके जोड़ता हूं तो वो ज्यादा आएगी, मीन से सबसे कम आती है। ठीक है, ये स्टेटमेंट का मतलब हो गया। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। ठीक है बेटा, डेविएशन बस डिफरेंस होता है, यहां पर तुम बहुत ज्यादा दिमाग लगाओगे। जहां दिमाग नहीं लगाना है वहां पर ज्यादा दिमाग लगाओगे। मैंने बोला बस सिंपल, डेविएशन फ्रॉम नंबर मतलब ऑब्जर्वेशन में उस नंबर को माइनस कर दीजिए। यहां पर ज्यादा रिसर्च मत करिए, इस चैप्टर में कोई जरूरत नहीं है। जितना मैं बता रहा हूं बस उतना सुनते चलो अच्छे से।
बाकियों से आपको कोई लेना देना नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है, उनको इसको बस आपको याद करना है। एक स्टेटमेंट है, उसको याद करना है, उसको याद करिए, बाकियों के पीछे मत पड़िए। ठीक है, कि बाकियों से कितना होगा, बाकियों से कितना नहीं होगा, ज्यादा है तो पीएचडी कर लो स्टैटिस्टिक्स से जाकर। स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट है जिसको 12वीं के बाद मैथ से अलग कर दिया गया है, मैथ में नहीं है। उससे जाकर पीएचडी कर लो यदि ज्यादा तुम्हें दिमाग लगाना है तो, रिसर्च कर लो इस पर। बड़ी प्यारी सब्जेक्ट है ये, मैथ में नहीं होती है, अलग हो जाती है मैथ से। फिलहाल याद रखना है आपको कि यदि मीन से डेविएशन निकालते हैं और उन संख्याओं का स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो ये सबसे कम आएगा एज कंपेयर टू बाकियों से। यदि डेविएशन निकालते हैं, जैसे मान ली मीडियन से डेविएशन निकालते हो, तो सब में से मीडियन माइनस करोगे, उनका स्क्वायर करोगे और जोड़ोगे तो वो वैल्यू इससे बड़ी ही आएगी, ये सबसे कम आएगा, या फिर किसी और से। बात समझ में आई? स्टेटमेंट है, शायद कभी आ जाएगा तो याद रखना है। अब हम बात करेंगे कि जब हमें एक्सआई दिया हो और एफ आई इस तरह से दिया गया हो तो उस केस में मीन कैसे निकालते हैं। बाकी किससे, दुनिया में किसी से भी, 2 से 4 से 10 से 10 से 20 से 40 50 100 2 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़, मीन से सबसे कम आएगा। बाकी किसी से भी निकाल लीजिए, इससे ज्यादा ही आएगा। ठीक है, चलिए बेटा, इसमें कुछ समझने वाली चीज ही नहीं है। मुझे नहीं पता कि आपने 9th कैसे पास कर लिया, आपने 10th कैसे पास कर लिया, आपने 8वीं कैसे पास कर लिया, आपने 11th कैसे पास कर लिया, यदि आपने स्टैटिस्टिक्स कभी पढ़ा ही नहीं है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि ये टॉपिक आपको 8th 9th से मिलना शुरू हो गया होगा। ये सब टॉपिक 8th 9th से सुनने को मिल रहा है। चलिए, यार क्या है इसमें बताओ। तुम तो पहले तो एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हो, इतना एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हो तुम, क्या समझ में नहीं आ रहा है मुझे ये बताओ, इसमें क्या समझ में तुम्हें नहीं आ रहा है? इसमें क्या है ऐसा समझ में? सबसे जो आसान चैप्टर है ना इस पूरे मैथ का वो यही है। सोच लीजिए एक बार, बाब अंदाजा लगाइए। सबसे आसान, पूरी मैथ का सबसे आसान चैप्टर यही है। अब अंदाजा लगाइए आप, सबसे आसान चैप्टर है। जितनी भी एनडीए में मैथ्स पढ़ रहे हो, क्वेश्चन चाहे कितना भी कठिन आ जाए एग्जाम में वो अलग बात है, लेकिन समझने की दृष्टिकोण से सबसे आसान चैप्टर यही है। हाँ, लेकिन आपको ये मैथ से थोड़ा अलग दिखेगा, आपको ये वैसी फील नहीं आएगा आपको इसमें, मैथ वाली। इसमें बहुत कैलकुलेशन वाली फील आएगी। तो क्या नहीं समझ में आ रहा है यार इसमें, कैसे हो? मैंने कहा, मैं तुम्हें यहां बता चुका हूं कि डेविएशन का मतलब क्या होता है। हर ऑब्जर्वेशन में उस संख्या को माइनस कर दीजिए। इस एक बात को तुम्हारे दिमाग में नहीं गया, तुम आधा घंटा से टेंशन में हो कि ये डेविएशन कहां है, ये डेविएशन कहां है, कहां बता दूं डेविएशन में। मैंने कहा कि हर ऑब्जर्वेशन में उसको माइनस करना है, बस सफिशियंट है, इतना याद रख लो। अब मैं दिमाग पर दिमाग लगाया जा रहे हो, लगाओ जाओ प्रोबेबिलिटी में दिमाग। यहां क्यों लगा रहे हो? तो फर्जी है, तो बेकार का टॉपिक है ये, ऐसे ही फ्री में समझ में आ जाएगा ये। उसमें भी दिमाग, ओवर दिमाग लगा रहे। मैंने कहा कि मीन से डेविएशन निकालना हो तो ऑब्जर्वेशनल मीन माइनस कर दीजिए। मैंने कहा एक्स पी से निकालना है तो सब में पी माइनस कर दीजिए। फिर मैंने ये कहा कि अल्जेब्राइक सम, यदि मीन से जो डेविएशन निकाला है आपने उनका अल्जेब्राइक सम 0 होता है तो फलाने का क्या होता है, धमाके का क्या होता है, उससे क्या लेना देना आपको। आपको जब ये स्टेटमेंट ये मैं बता रहा हूं बस ठीक है, मीन से 0 होता है, बाकियों से कुछ नहीं होता है, जो होगा हम निकालेंगे। बाकी किसी संख्या से अलग अलग होता है, एक स्पेशल है कि मीन के साथ 0 होता है, तो वो आपको याद रखना है स्टेटमेंट। ये वाला स्टेटमेंट आपको याद रखना है। अब देखो,
एक्सआई और एफआई कभी दिए गए हैं आपको, जैसे कि मान लीजिए यहां 2 दिया गया है, 3 दिया गया है, 2 5 3 6 7 8। इसका मतलब समझते हो क्या है? इसका मतलब क्या होता है? 2 5 बार आया, फ्रीक्वेंसी होती है। ये जो एफ आई है वो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी जिसे बारंबारता बोलते हैं। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये क्या है? फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये हो गया कि कोई चीज कितनी बार आ रही है। जैसे कि 2 की फ्रीक्वेंसी 5 है, इसका मतलब ये 2 कितनी बार आया है? 5 बार आया है। 2 कितनी बार आया है? 5 बार। 3 की फ्रीक्वेंसी 6 है, मतलब 3 कितनी बार आया है? 6 बार आया है। और थोड़ा संख्या कम कर देते हैं, याद हो। 7 की फ्रीक्वेंसी 2 है, इसका मतलब 7 कितनी बार आया है? 2 बार आया है। 7 कितनी बार आया है? 2 बार आया है। ये इसका मतलब हो गया। 2 की फ्रीक्वेंसी 5 है, मतलब 2 5 बार आया है। 3 की फ्रीक्वेंसी 6 है, मतलब 3 कितनी बार आया है? 6 बार आया है। 7 की फ्रीक्वेंसी 2 है, मतलब 7 2 बार आया है। अब यदि इसका मीन निकालना है तो एक तरीका तो यह है कि भैया ये नंबर्स हैं, ये 2 एक्साइज मतलब नंबर हैं। देखो तुम लोग एकदम नहीं पढ़े हो, ये सब यार 8th 9th 10th में पढ़ाया जाता है यार। कहां पढ़ के आए हो? वज्र गधा हो यार। ठीक है, ऐसे वज्र गधा हो यार। कुछ नहीं पढ़ के आते हैं, सब खाली बस किताबें उताबें ऐसा लग रहा है बेच दिए हैं, सब समोसा खा गए हैं उसी पर। सब कुछ पढ़ते नहीं है यार, पता नहीं क्या पढ़ते हैं स्कूल में, या तो सब भूल गए हो। इसका मतलब ये होता है 2 5 बार आया है। ये ऑब्जर्वेशन है, मतलब 2 एक संख्या है, वो कितनी बार आई है? 5 बार। खुद से पढ़ लेते यार, किताबें हैं ना। पढ़ाया नहीं गया तो कैसे पास हो गए 8वीं 9वीं 10वीं? ये बताओ। 3 कितनी बार आया है? 6 बार आया है। 3 कितनी बार आया है? 6 बार आया है। 7 कितनी बार आया है? 2 बार आया है। ठीक है, अब यदि इसका मीन निकालना है, यदि इसका मीन निकालना है तो एक तरीका तो यह है, एक तरीका यह है कि सबको जोड़िए ऐसे। 5 बार तो लिखा ही नहीं, 4 ही बार लिखा है। तो ऐसे लिखिए, प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 7, और डिवाइडेड बाई क्या कर दीजिए? जितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 संख्या है। ये आपका मीन आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा? मीन आ जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा? मीन आ जाएगा। अब एक तरीका तो ये है, लेकिन ये तो कोई अच्छा तरीका है नहीं, ये तो कोई अच्छा तरीका नहीं है ना मीन निकालने का। तो आप क्या करिए, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं? 2 × 5 क्या लिख सकते हैं? 2 × 5 और 3 × 6, 3 × 6 प्लस 7 × 2, 7 2 बार आया है, और डिवाइडेड बाई 5 प्लस 6 प्लस 2। यही ये चीज यही है ना, इसी को आपको फॉर्मूला बनाया गया। वो जो फॉर्मूला बनाया गया ना, वो ऐसे ही बनाया गया है कि देखिए क्या हो रहा है, ध्यान से देखेंगे तो यदि एक्स आई एफ आई है तो ये ऊपर वाली चीज समेशन एफ आई है, और नीचे एफ आई एक्स आई है, और ये नीचे वाली चीज इन फ्रीक्वेंसी को जोड़ा गया। देखो यहां से एफ आई एक्स आई कितना आएगा? 2 × 5, ये कितना आएगा? 3 × 6, ये कितना आएगा? 7 × 2। तो ये ऊपर क्या लिखा हुआ है? इन तीनों का समेशन, समेशन एफ आई एक्स आई, और नीचे क्या लिखा गया? देखो ये 5 6 2 फ्रीक्वेंसी का समेशन। यही आपका मीन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, बस आप ये समझ गए होगे, ये मैं समझाने के लिए बस मैंने किया था। ये हटाओ,
सबकी कोई जरूरत नहीं है। व्हेन xi एंड fi आर गिवन। बात समझ में आ रहा है? जब xi fi दिए होंगे तो ये करेंगे, ठीक है। तो जब कभी xi और fi आपको गिवन होगा तो उस समय मीन निकालने का फॉर्मूला आप ये इस्तेमाल करेंगे। प्लीज मैं जितना बता रहा हूं उसको आराम आराम से पढ़ते चलिए, ओवर दिमाग मत लगाओ ज्यादा इस चैप्टर में, ठीक है। ज्यादा मत सोचो, जितना पढ़ा रहा हूं यदि ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो चैप्टर खत्म हो जाएगा और कंफ्यूज होके घूमते रहोगे। मजाक मत लो, मजाक मत करो, ठीक है। मजाक करने का समय नहीं है जीवन में, ठीक है। कोई चीज आसानी से नहीं मिलेगी, कोई चीज असंभव नहीं है, दोनों चीजें हैं आपके साथ। असंभव कुछ नहीं है और आसान भी कुछ नहीं है, ये हमेशा दिमाग में रखिएगा। असंभव कुछ नहीं है, ये आपको क्या करेगा, हमेशा ये कहेगा कि भाई आप तुम कर सकते हो। और आसान कुछ नहीं है, ये आपको मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा। ये दो चीजें अपने हमेशा दिमाग में याद रखिएगा, असंभव कुछ नहीं है और आसान कुछ नहीं है। यहां पर xi दिया गया है, आपको क्या दिया गया है, xi और fi दिया गया है, तो लगाइए फॉर्मूला। 4 6 9 10 15 और fi क्या दिया गया है, 5 10 10 7 8। अब आपको क्या निकालना है, fi xi निकालना है। तो 4 इंटू 5 20 हो जाएगा, 10 इंटू 6 60 हो जाएगा, 9 इंटू 10 90 हो जाएगा, 10 इंटू 7 70 हो जाएगा, 15 और इंटू 8 120 हो जाएगा। इसको जोड़िए, समेशन fi xi अपॉन समेशन fi लगाना है, x बार बराबर। इसको जोड़िए, कितना आ रहा है, 10 5 15 15 10 25 25 7 32 32 8 40। तो समेशन fi तो 40 आ गया, फ्रीक्वेंसी का समेशन कितना आ गया, 40 आ गया। और ये जोड़ के देखिए 60 20 80 80 और 90 170 170 और 70 240 360 360 बाई 40 मतलब 9 इज द, हाँ 9 इसका मीन आ जाएगा। कभी भी xi और fi गिवन होगा, आप मीन निकालने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे। और सीधे xi गिवन होगा तो आप सबको जोड़ के डिवाइडेड बाई n कर दोगे। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन चाहिए होगा तो n में x बार से मल्टीप्लाई कर दोगे, जितनी संख्याएं हैं और जो मीन है उसमें मल्टीप्लाई करके सम ऑफ ऑब्जर्वेशन पता कर सकते हैं। डेविएशन का मतलब क्या होता है, हर ऑब्जर्वेशन में उस संख्या को माइनस करना। डेविएशन फ्रॉम मीन का मतलब क्या हो गया, हर ऑब्जर्वेशन में मीन को माइनस करना। सम ऑफ अल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन कितना होता है, 0 होता है। मतलब यदि ऑब्जर्वेशन का मीन के साथ विचलन निकालें तो उसका बीजगणितीय योग 0 होता है। मतलब xi माइनस एक्स बार प्लस x1 माइनस एक्स बार प्लस x2 माइनस एक्स बार प्लस x3 माइनस एक्स बार प्लस डॉट 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 xn माइनस एक्स बार, ये कितना होता है, 0 के बराबर होता है। xi माइनस एक्स का होल स्क्वायर समेशन में ये वैल्यू क्या होती है, सबसे कम होती है। मतलब यदि हम विचलन मीन से निकालें और उनको स्क्वायर करके जोड़े तो सबसे कम वैल्यू होगी। आई होप आपको इतनी बातें क्लियर होंगी, अभी तक मैंने यही बताया है। अब हम बात कर लेते हैं बार क्यों लगा है, हैं? बेटा वो सिंबल है यार, वो सिंबल है। जैसे एप्पल मतलब सेब होता है ना, वैसे ही एक्स बार का एक सिंबल दिया गया है, बस रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे बेकार के प्रश्न पूछते हो, और जहां लॉजिकल प्रश्न पूछना चाहिए उसको नहीं पूछोगे। ऐसे बेकार के प्रश्न, तो बार क्यों लगा है, वो एक्स क्यों लिखा गया है? ऑब्जर्वेशन को x1 से क्यों डिनोट करते हैं, ये सब बेकार के प्रश्न।
एक फिर एक पूछ गया कि सर बस एक छोटा सा डाउट है, विचलन क्या होता है? अच्छा होता है विचलन जो भी होता है। यार मैंने कितनी बार बताया कि डेविएशंस का मतलब ये हो गया कि आपको हर ऑब्जर्वेशन में उस संख्या को माइनस करना है, कितना डेविएटेड है। बाकी आपको रिसर्च नहीं करनी है इस पर जाकर बहुत ज्यादा, और नहीं करनी है तो आप, मैंने कहा इस चैप्टर को छोड़कर बाकियों में आप दिमाग लगाइए, खूब दिमाग लगाने को है। इस चैप्टर में केवल एक मैथमेटिकली बहुत ज्यादा ऐसा कोई माइंड वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, जो भी आएगा फॉर्मूला बेस्ड आएगा, जो भी आएगा फॉर्मूला बेस्ड आएगा, सीधा सीधा उसका जवाब निकालना है। कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्लास चल रही है एक बार? विजिबल नहीं हूं मैं, आवाज नहीं आ रही आपके पास? चल रही है ना क्लास सब? क्लियर है ना? हाँ, बीच में इंटरनेट इशू हो गया था बेटा ना, इंटरनेट इशू हो गया था, इसलिए वजह से गड़बड़ हो गई थी। चलिए, तो देखिए आपको दो टाइप के ऑब्जर्वेशन गिवन होंगे, जैसे गर्ल्स है और बॉयज है। गर्ल्स की संख्या n1 दी गई है और उसका मीन दिया गया है, बॉयज की संख्या दी गई है, उनका मीन दिया गया है। तो यदि कंबाइंड मीन निकालना है तो आप इस फॉर्मूले का आपको अप्लीकेशन करना है, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। गर्ल्स आपको n1 दी गई हैं और गर्ल्स का मीन x1 बार दिया गया है, n2 बॉयज दिए गए हैं, उनका मीन दिया गया, तो कंबाइंड मीन इस फॉर्मूले से मिलेगा। जरूरी नहीं कि गर्ल्स बॉयज होगा, कोई भी दो अलग अलग टाइप के ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन देखते हैं। अब ये मत कहिएगा इसकी हिंदी नहीं निकाल सकते, यार इसकी हिंदी तो देखो आनी चाहिए। एवरेज सैलरी ऑफ ए मेल एम्प्लॉयज इन अ फर्म इज 5। मेल एम्प्लॉयज की जो एवरेज सैलरी है, मतलब मेल एम्प्लॉयज की जो एवरेज सैलरी है एक्सएम बार, वो आपको क्या है 5200 दिया गया है। एंड दैट ऑफ फीमेल इज, फीमेल की कितनी है एवरेज सैलरी? वो 4200 दी गई है। क्या दी गई है? 4200 दी गई है। मीन सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज, मतलब कंबाइंड मीन दोनों एम्प्लॉयज की, मेल फीमेल दोनों एम्प्लॉयज की कंबाइंड सैलरी आपको कितनी दी गई है? वो 5000 दी गई है। ठीक है, कंबाइंड सैलरी दी गई है। तो परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज आर रिस्पेक्टिवली, कितने परसेंट उस, जहां पर वो मतलब जो कंपनी है उसमें कितने परसेंट मेल हैं और कितने परसेंट फीमेल हैं, इस पर बात हो रही है। ठीक है बेटा, तो मैं समझा चुका हूं आपके इंटरनेट आने के बाद भी सही से, कि आपके पास यदि मैं जैसे गर्ल्स हैं उनकी कोई संख्या दी गई है, उनका मीन दिया गया, तो दूसरी संख्या एक दी गई है, उसका मीन दिया गया, और यदि कंबाइंड मीन चाहिए तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। यहां पर क्या है, मेल का एवरेज दिया गया है एक्सएम बार, फीमेल का एवरेज दिया गया है ये टोटल एक्स बार दिया, क्या नहीं दिया है? एनएम बार, मतलब मेल की संख्या नहीं गिवन है आपको और फीमेल की भी संख्या नहीं गिवन है। ये दोनों संख्या आपको गिवन नहीं है, मेल की संख्या गिवन नहीं है और फीमेल की भी संख्या गिवन नहीं है। ठीक है, हमें क्या निकालना है? हमें परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल इंप्लॉयज निकालना है, कितने मेल इंप्लॉय हैं और कितने फीमेल इंप्लॉय हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये बताइए मुझे कि एक्स बार क्या होगा? मेल इंप्लॉयज इंटू मेल इंप्लॉयज का मीन, फीमेल इंप्लॉयज और फीमेल इंप्लॉयज का मीन अपॉन मेल इंप्लॉयज प्लस फीमेल इंप्लॉयज। यही तो मैंने यहां पर सिखाया है आपको। N1 बॉयज, गर्ल्स की संख्या उनका मीन, प्लस बॉयज की संख्या उनका मीन अपॉन
बॉयज और गर्ल्स की संख्या, यही आपका कंबाइंड मीन आता है। क्या आता है? यही कंबाइंड मीन आता है, संयुक्त माध्य आता है। यहां पर एवरेज सैलरी ऑफ मेल एम्प्लॉयज आपको 5200 दिया गया है, मतलब मीन दिया गया है उसका। फीमेल का 4200 दिया गया है। टोटल मीन आपको 5000 दिया गया है। टोटल मीन क्या दिया गया है? 5000 दिया गया है। और आपको बताना है कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं, कितने परसेंट मेल हैं और कितने परसेंट फीमेल हैं, इनकी संख्या। कोई बात नहीं, एक्स बार कितना हो गया? 5000। अब देखो एनएम इंटू एक्स, ये कितना है? 5200 है, प्लस एनएफ 4200 इंटू एनएफ अपॉन एनएम प्लस एनएफ। अब ध्यान से देखिए, ये जो 0 0 है वो इसके साथ कट जाएगा, दोनों के साथ कट जाएगा, और इसका यहां मल्टीप्लाई करिए। 50 एनएम प्लस 50 एनएफ बराबर 52 एनएम प्लस 42 एनएफ। ये कितना हो जाएगा? 2 एनएम बराबर 8 एनएफ, मतलब एनएम बराबर 4 एनएफ। इसका मतलब यह है कि 4 गुना है। इसका मतलब जो मेल है वो फीमेल के क्या है? 4 गुना है। ओके, इसका मतलब है कि 100 में आपका 80 मेल है, 80 क्या होंगे? यदि 100 आपके पास पॉपुलेशन है तो 80 मेल हैं और 20 क्या है? फीमेल है। यही कहने का मतलब हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? 20% आपकी मेल है, सॉरी फीमेल है, और 80% क्या है? मेल है। और 80% क्या है? आपकी मेल है। ये जो भी कंपनी है उसके अंदर। बात समझ में आई? 80% मेल है और 20% फीमेल है। ठीक है। द एवरेज सैलरी ऑफ ए मेल एम्प्लॉयज इन अ फर्म इज रुपीज बा। क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं, ये बताइए। सबको समझ में आ गया? कंबाइंड मीन मतलब कोई एक संख्या दी होगी, उसका मीन दिया होगा, एक दूसरी कोई संख्या दी होगी, उसका मीन दिया होगा, उनको प्लस करिए अपॉन, मतलब देखिए संख्या इंटू उसका मीन प्लस संख्या इंटू उसका मीन अपॉन दोनों संख्याओं का सम, ये कंबाइंड मीन निकल के आएगा। ठीक है, ये संयुक्त माध्य निकल कर आएगा। इफ द मीन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन, 9 प्रेक्षणों का माध्य, माध्य क्या है? 100 है, और 6 प्रेक्षणों और 6 प्रेक्षणों का माध्य 80 है, तब 15 प्रेक्षणों का माध्य। कंबाइंड मीन पूछा है, कंबाइंड मीन पूछा है ना? क्यों? आपसे कंबाइंड मीन ही तो पूछा है बेटा। भाई 9 ऑब्जर्वेशन है, 9 ऑब्जर्वेशन है, उनका मीन क्या है? 100। इसका मतलब है कि मान लेते हैं कि n1 जो है वो 9 है, n1 9 है। पहली संख्या जो है, जो पहला ऑब्जर्वेशन है, जो फर्स्ट 9 ऑब्जर्वेशन है, वो क्या है? उनका संख्या 9 है और उनका मीन कितना है? मतलब x1 बार ले लो, वो कितना है? 100। n2 कितना है? 6 है। और x2 बार कितना है? उसका माध्य क्या है? 80 है। तो आपको 15 प्रेक्षणों का माध्य चाहिए ना, कंबाइंड मीन ही तो चाहिए, कंबाइंड मीन ही तो चाहिए। तो आप क्या करोगे? ये कंबाइंड मीन n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। तो 9 इंटू 100 प्लस 6 इंटू 80 अपॉन 9 प्लस 6। तो 900 प्लस
480/15 कर लो भैया, कितना आ रहा है? 0.8। 92 आ रहा है क्या? 92 आ रहा है क्या? चेक करो। 92 आ रहा है? 92 आ रहा है क्या? 88 कैसे आएगा यार? पढ़ते रहिए, धीरे 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 पढ़ते रहिए इस चैप्टर को, सब आ जाएगा। जब मैं चैप्टर पढ़ा दूंगा तब मुझसे कहिएगा कि सर पीवाईक्यू लग रहे हैं कि नहीं। आपके पीवाईक्यू लगना शुरू हो जाएंगे, ठीक है? आप टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत वैरायटी है। मैं आपको धीरे धीरे सभी करवाऊंगा, ठीक है? 100 प्रेक्षणों का माध्य 49 है। माध्य 49 है, ठीक है? ये खोजा गया कि कुछ आइटम, कुछ प्रेक्षण कुछ प्रेक्षणों 60, 70 और 80 को गलती से 40, 20, 50 पढ़ लिया गया है, तब सही समांतर माध्य। अब यहां पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा दिमाग लगाना। मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि 2, 4, 8, मैं छोटे से एग्जाम्पल से मैं से आपको समझाता हूं। जैसे 2, 4, 8, इनका मीन निकालना है, तो इसका मीन क्या होगा? इसका मीन कितना होगा? 8, 4, 12, 14। थोड़ा सा सही से नंबर लेता हूं। 4, 2, 6 और 6 और 9 कर देता हूं। चलो, इसका मीन बताइए मुझे, इसका मीन बताइए। 2, 4, 9, इसका मीन कितना होगा? 2, 4, 9 का 2, 4, 9 का मीन क्या होगा? 2, 4, 9 का मीन कितना होगा? इसका जो मीन होगा वो होगा 5। इसका मीन कितना होगा? 5। अब मैं ये कहूं कि एक्चुअली में नंबर ये था, लेकिन हुआ क्या कि एक बंदा था ना, वो उसको सही से दिख नहीं रहा था। उसने क्या किया? उसने गलत पढ़ लिया। उसने 4 की जगह इसे 3 पढ़ लिया। उसने 4 की जगह क्या पढ़ लिया? 3 पढ़ लिया। या फिर 2, 2, 3, 2, 5, 14, कुछ ऐसा पढ़ लेता हूं जिससे थोड़ा सही से 9, 2, 11, 12, 1 पढ़ लिया मान लो, थोड़ा सही मीन आ जाएगा। मान लीजिए उसने 4 की जगह 1 पढ़ लिया, ठीक भाई? 2, 4, 9 हमारे पास 3 ऑब्जर्वेशन थे। उसका मीन, उसकी जगह 2, 4, 9 की जगह उसने क्या पढ़ लिया? 2, 1, 9। और इसका जो मीन आया वो कितना आया? 4 आया। इसका मीन क्या आया? 4 आया। तो क्या ये करेक्ट मीन है? भाई हमारे पास जो नंबर थे वो 2, 4, 9 थे। अभी छोड़िए, हमारे पास नंबर जो थे 2, 4, 9 थे, लेकिन बंदे ने क्या किया? उसने गलती कर दी। उसने 4 की जगह उसे 1 नजर आया। तो अब ये 3 आइटम का जब उसने मीन निकाला तो वो 4 आया। तो क्या ये सही मीन है? सही मीन नहीं है ना ये सही मीन है। पिछले का आंसर 88 क्यों होगा? क्यों 88 होगा? क्यों 88 होगा भाई? कौन 88 बता रहा? विशाल कुशवाहा जी। क्या 88 होगा यार? ऐसा नहीं होता कि जैसे तुम सही होते हो तो तुम्हें लगता है कि मैं ही सही हूं, कोई और सही नहीं हो सकता? थोड़ा चेक करो। उसके हिसाब से सही। एक बात बताओ, अब बहुत पीटूंगा तुम्हें मैं। कौन है ये कह रहे उसके हिसाब से सही है?
मैंने नंबर लिख के दिया 249, मैंने कहा जाओ मीन निकाल के लाओ इसका, जाओ फटाफट जाओ। तुमने क्या किया, देखा 4 की जगह 1 नजर आया और तुम मीन निकाल के 4 आ गए, तो वो मीन सही निकाल के लाए हो? नहीं ना, तुम मीन गलत लाए हो ना, क्योंकि तुमने उसने गलत पढ़ा है, तुमने उससे, वो 4 होना चाहिए था, तुमने 1 पढ़ लिया। उसके कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं है, पर उसने गड़बड़ी तो करी है ना, उसने मीन गलत तो निकाल के लाया ना। मैंने तो उसको नंबर कुछ और दिया था। मैंने तो नंबर उसको 249 दिया था ना, पर उसने मीन क्या निकाल के ले आ गया, वो मीन 219 समझ के लेकर के आया और 4 आया, इसका मतलब ये मीन गलत आया है। तो अब मुझे क्या चाहिए, करेक्ट मीन। मुझे क्या चाहिए, करेक्ट मीन चाहिए। तो मेरे पास क्या तरीका है, मेरे पास क्या तरीका है, तो मैं बता देता हूं एक तरीका क्या कर सकते हैं। यदि मुझे करेक्ट मीन चाहिए, यदि मुझे करेक्ट मीन चाहिए, तो सम ऑफ करेक्ट वैल्यू चाहिए, मतलब जो करेक्ट वैल्यूज थी उनका सम चाहिए, सम ऑफ करेक्ट वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ वैल्यूज। बात समझ में आ रही है कि नहीं? मुझे क्या चाहिए, देखो उसने क्या किया, 2 + 1 + 9 निकाला और डिवाइडेड बाई 3 किया तो उसका 4 आ गया। इसका मतलब गड़बड़ी उसने इसमें करी है, उसने ये ठीक लिखा है, उस बंदे ने ये ठीक लिखा है 3, पर उसने गड़बड़ी क्या करी है, यहां करी है। उसने ये जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना, सम ऑफ करेक्ट जो वैल्यूज थी उनका जो सम है वो करेक्ट नहीं किया, यहां पर उसे 4 लिखना चाहिए था, पर उसने 1 लिख दिया। तो मुझे क्या चाहिए, यदि मुझे सही मीन निकालना है तो मुझे करेक्ट वैल्यू का सम चाहिए, जो वैल्यूज थी वो करेक्ट वैल्यू होनी चाहिए, और अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज चाहिए, मुझे नंबर ऑफ वैल्यूज चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, क्योंकि कल मैं स्पीड बढ़ाऊंगा, याद रखिएगा। आज मैं थोड़ा कम स्पीड से चला हूं, पर कल मैं स्पीड बढ़ाऊंगा। ठीक है, कल मैं स्पीड बढ़ाऊंगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। आज पहला टॉप था, मैं इसलिए थोड़ा कम स्पीड पर रखा मैंने। अब सम ऑफ करेक्ट वैल्यू है, तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिए टोटल सम निकाल लीजिए, टोटल सम, इनकरेक्ट सम, जो इनकरेक्ट सम है, देखो करेक्ट सम ऑफ करेक्ट वैल्यू निकालना है, सम ऑफ यदि करेक्ट वैल्यू निकालना है आपको, तो आप क्या करिए, 2 + 1 + 9, ये क्या है, इनकरेक्ट वैल्यू का सम। ठीक, और क्या इनकरेक्ट था, 1 इनकरेक्ट था, तो 1 को घटा दीजिए और क्या जोड़ दीजिए, 4, जो आपको सही था। जो गलत था उसको, ये जो सम था, इनकरेक्ट वैल्यू का जो सम था, उसमें से आप उस 1 को घटा दीजिए, जो आपने गलत पढ़ा उसको निकाल दीजिए उसमें से, और जो डालना है उसको डाल दीजिए। तो क्या ये सम ऑफ करेक्ट वैल्यू आएगा कि नहीं, ये बताओ, सम ऑफ करेक्ट वैल्यू आएगा कि नहीं, बताओ, ये सम ऑफ करेक्ट वैल्यू आ जाएगा कि नहीं? अब यहां पर 1 है, गलतियां 2 में भी हो सकती हैं, तो 2 गलत को जोड़ेंगे, घटाएंगे, 2 गलत को जोड़कर घटाएंगे, और जो 2 सही होगा उसको जोड़ देंगे। तो सीधा सीधा मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं कि यदि आपको करेक्ट मीन निकालना है, फॉर्मूला नोट कर लीजिए, फॉर्मूला नोट कर लीजिए जल्दी से। यदि आपको करेक्ट मीन निकालना है, चलो पीछे में लिख देता हूं मैं, यदि आपको करेक्ट मीन निकालना है तो सम ऑफ करेक्ट वैल्यू चाहिए, जितनी वैल्यू सही थी उनका सम चाहिए, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। सम ऑफ करेक्ट ऑब्जर्वेशन लिख दो, सम ऑफ करेक्ट ऑब्जर्वेशन चाहिए, और अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चाहिए मुझे। जितने भी सही ऑब्जर्वेशन है उनको जोड़कर जितने ऑब्जर्वेशंस की संख्या उसको घटा दीजिए, करेक्ट मीन आ जाएगा। और ये जो सम ऑफ करेक्ट ऑब्जर्वेशन आएगा, ये कैसे मिलेगा, इसके लिए फॉर्मूला है सम ऑफ इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन
माइनस सम ऑफ इनकरेक्ट वैल्यू, सम ऑफ इनकरेक्ट वैल्यू प्लस सम ऑफ करेक्ट वैल्यू, सम ऑफ करेक्ट वैल्यू। देखो एक से ज्यादा भी हो सकती हैं, तो यदि आपको क्या करना है, यदि आपको करेक्ट ऑब्जर्वेशन का सम चाहिए तो गलत सम जितना निकला था उसको जोड़िए। अब उसमें जितने गलत वाले थे वो आपको नहीं चाहिए, तो गलत वाली संख्याओं को जोड़िए और टोटल में से घटा दीजिए। लेकिन सही वाली संख्याओं का भी तो जोड़ चाहिए आपको, तो सही वाली संख्याओं को जोड़िए और उसमें जोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मूला है और ये करेक्ट मीन का। तो अब देखिए सिंपल है, ये फॉर्मूले के तौर पर आपको बड़े इतना लंबा चौड़ा दिखेगा, लेकिन करना कुछ नहीं है। आपको 100 सम ऑफ इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन कितना है, देखिए यहां पर मैं आपको समझा रहा हूं, मैं यहां पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा बेटा, मैं आपको समझा रहा हूं, मैं क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहा हूं। वो आपका काम है क्वेश्चन सॉल्व करना, मैं आपको समझा रहा हूं कि जो भी करते हैं वो क्यों करते हैं। करना आपको वही स्टेप है, लेकिन पता तो चले। एक बात बताओ, आप 15 में, जैसे मान लीजिए आप 15 में 10 जोड़ने के लिए क्या आप ऐसे करते हो 1 2 3 4 5 6, लेकिन सोचिए आपको क्यों ऐसा सिखाया गया था स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग में आप ऐसे फट से नहीं जोड़ सकते। जब आपको छोटी क्लास में, जब मान लीजिए 5 में 10, 5 में 7 जोड़ना था तो क्या कहते थे टीचर, 5 लाइन बनाइए, फिर 7 लाइन बनाइए, फिर जोड़िए। आप सीखना है यहां से स्टार्ट करते हो, लेकिन जब सीख जाते हो तो 5 में 7 जोड़ने के लिए हर बार लाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आप ऑटोमेटिक आप जोड़ लोगे। वही चीज यहां पर है कि सम ऑफ इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन आपको निकालना है, तो ये बताओ वो कितना होगा, 100 इंटू 49 होगा कि नहीं। फिर मैं बताऊंगा कि आपको करना क्या है, बस ये तो अभी बस अब सीख लीजिए कि प्रोसेस कैसे कैसे होता है। हंड्रेड आइटम है और उनका मीन क्या है, 49 है। तो ये सर सम ऑफ इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन ये कैसे आया बेटा, ये 100 आइटम है, उनका मीन है, तो मीन में यदि हम संख्या का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आता है कि नहीं, तो 4900 आ गया। ऑब्वियसली ये गलत, ये मीन जो है वो गलत ही मीन आया है यार, सही मीन आता तो पूछता क्यों। वो जो 100 आइटम थे उनका मीन 49 आया, इसका मतलब वो 100 को जोड़ेंगे तो 4900 आएगा, और ये इनकरेक्ट है ना, ये पक्का इनकरेक्ट है। तो इस 4900 में जितने इनकरेक्ट वैल्यूज होंगी वो भी जुड़ी होंगी। कितनी इनकरेक्ट है देखो, 60 70 80 की जगह आपने 40 20 50 रीड कर लिया, तो इसका मतलब 40 प्लस 20 प्लस 50, इनका सम इसमें से घटाना है, ये एक्स्ट्रा इसमें ऐड हुआ है, और इनकी जगह क्या ऐड करना है आपको, 60 प्लस 70 प्लस 80। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ट्रिक नहीं है। तो फिर सारे फॉर्मूले को ट्रिक बोल दीजिए फिर, तो ये फॉर्मूला है, ये कोई ट्रिक नहीं है। ट्रिक तो खुद से बनती है कॉन्सेप्ट से, ये तो फॉर्मूला है। ये हो गया आपका करेक्ट मीन। सिंपल सी बात मैंने आपको वहां से समझाई है कि आपको कभी ऑब्जर्वेशन दिया होगा तो सीधे उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ऑब्जर्वेशन और मीन सीधे मल्टीप्लाई करिएगा, माइनस जितनी इनकरेक्ट वैल्यू होगी, एक होगी तो एक ही माइनस करिएगा, जितनी इनकरेक्ट होगी उनको आप ऐड करके माइनस कर दीजिएगा, और जितनी करेक्ट होगी उनको जोड़कर, और यदि मीन निकालना है तो ऑब्जर्वेशन कितने हैं 100 से डिवाइड कर दीजिएगा, ये आपका करेक्ट मीन आ गया। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई शॉर्टकट है, ये आपका फॉर्मूला है, ये बाकायदा। आपको सब लिखने की जरूरत कुछ नहीं है, सीधा आपको अब यहीं पर शॉर्टकट तुम समझते हो कि सीधे यही वाला स्टेप लिख दिया। अरे ये कोई फॉर्मूले से आया है, उसको समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद करेंगे तो हम यही कि भाई जो इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन होगा वो
मीन और संख्या का मल्टीप्लाई करके आएगा, माइनस इनकरेक्ट वैल्यू को जोड़ देंगे, घटा देंगे, इनकरेक्ट वैल्यू को जोड़कर टोटल में से घटा देंगे और करेक्ट वैल्यू को ऐड करके इसमें जितना आएगा उसमें ऐड कर देंगे और डिवाइडेड बाई 100 जितने आइटम्स थे, कितना आ गया जो भी आएगा इसका आंसर। ज्योमेट्रिक मीन तो आपको पता ही है, ज्योमेट्रिक मीन ये तो आपने पहले ही पढ़ा है, ये तो एपी जीपी में भी पढ़ा है। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, दो संख्याएं ए और बी हैं तो उनका ज्योमेट्रिक मीन ये आ जाएगा, तीन संख्याएं हैं तो ये आ जाएगा, चार संख्याएं हैं तो फिर 1/4 हो जाएगा उसका जी, n संख्या है a1 a2 डॉट 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 an तो पावर 1/n ये उसका जी आ जाएगा। गुणोत्तर माध्य सब तो पढ़ा है। गरिमा दीक्षित पीसीएम जी, इतना तो आसान आएगा ही नहीं सर, फिर वही बात, एक्सपर्ट आ गए हो तुम लोग अपना, क्यों नहीं आता आसान तुम्हारे एग्जाम में? किसने बोल दिया कि सारे क्वेश्चन कठिन आते हैं? क्योंकि आप पूरा पढ़कर नहीं जाते हो, इसीलिए आपको पता ही नहीं चलता है कि कौन आसान है कौन कठिन है। आप प्रैक्टिस कम करके जाते हो, इसलिए आपको पता ही नहीं चलता है कि कौन आसान है कौन कठिन है। पढ़ोगे तब तो पता चलेगा, जब तुम पढ़ोगे नहीं पूरा पेपर कठिन नजर आएगा तुम्हें। तो क्यों नहीं आते इतने आसान, इससे भी ज्यादा आसान आते हैं। ठीक है, ये मत सोचिए मैं पेपर आपके करिएगा तो आपको पता चलेगा, इस टॉपिक से आएगा तो आसान ही आएगा बेटा। ठीक है, इतना आसान नहीं आएगा, तुमने एक्सपर्ट बन जाते हो तुरंत हैं। मैं तुम्हें हंसी आएगी PYQ करवाऊंगा तो कितने आसान आए हैं, तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा कितने आसान आसान पेपर में आए हैं। हंसी आएगी तुम्हें, इतने आसान पेपर आए। लेकिन एग्जाम के दिन हैंग कर जाते हो, ये दिक्कत है, समस्या सबसे बड़ी यही है। कितना आएगा एक बार चेक कर लीजिएगा आप। अब पढ़िए जितना मैं पढ़ा रहा हूं, एक्सपर्ट मत बनिए। कितना आसान आएगा कितना कठिन आएगा। चलिए आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे इसे। बेटा तो प्रैक्टिस करोगे तब तो, प्रैक्टिस करते ही नहीं हो, रटते हो चीजों को, भूल जाते हो एग्जाम के दिन, भूल जाते हो एग्जाम के दिन। बेटा हार्ड क्वेश्चन आते हैं, लेकिन किसी टॉपिक से अब इससे यही क्वेश्चन बनेगा। आप जाके देखिएगा, यदि इस टॉपिक से क्वेश्चन आया है तो ऐसे ही आया है, अब ये आएगा तो ऐसे ही आएगा, या तो ये टॉपिक ही ना आए। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये टॉपिक आएगा, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी गारंटी कि यही पेपर में आएगा, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसी कोई गारंटी नहीं होती कि ये क्वेश्चन आएगा। क्योंकि भाई स्टैटिस्टिक्स में तो कम से कम इस तरह छोटे छोटे टॉपिक मिला के 40-50 टॉपिक हैं, 30 टॉपिक हैं। अब उन 30 में से यदि मान लीजिए 5-7 क्वेश्चन आना है तो वो किसी से भी आ सकता है, तो किसी से भी आ सकता है, तो जरूरी नहीं इससे आएगा। अब इससे आएगा और ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही आएगा। हाँ, आज आप वाईटी पे क्लास कर सकते हैं, वो आपके PYQ क्वेश्चन में करवाऊंगा स्टैटिस्टिक्स के। एयरफोर्स की जो वाईटी में क्लास होगी उसको आप कर सकते हो, उसमें स्टैटिस्टिक्स की प्रैक्टिस क्लास होगी, आप ही के PYQ वहां पर मैं करवाऊंगा, इजी इजी वाले। ठीक है, इतना परेशान मत होइए, जो मैं पढ़ा रहा हूं पढ़ो, चैप्टर खत्म हो जाएगा तब आसान कठिन की बात करना, अभी मत परेशान हुआ करो इतना। ठीक है, परेशान मत हो ज्यादा। चलिए फिर मिलते हैं कल शाम को, प्रैक्टिस क्लास होगी प्रोबेबिलिटी की। नहीं, कैलकुलस स्किप नहीं कर सकते बेटा, इतना बड़ा टॉपिक, इतने सारे टॉपिक स्किप कैसे कर दोगे?
पूरी कैलकुलस स्किप नहीं कर सकते, थोड़ा तो पढ़ के जाओ, एकदम छोड़ दोगे तो अच्छी बात नहीं है ये। फिर वही बात है, फिर वही कुछ चैप्टर आप पढ़ के जाओगे, उससे कठिन क्वेश्चन आ जाएंगे, फिर पेपर में लगेगा ही नहीं। भाई जब ज्यादा पढ़ के जाओगे तब तो आसान क्वेश्चंस का सिलेक्शन कर पाओगे, थोड़ा पढ़ के जाओगे तो उसमें आसान कैसे छाटोगे, फिर तो आप लिमिटेड हो जाओगे ना। ठीक है भाई, मान लीजिए आपको केवल सब्जी बनाने आता है, जिसमें केवल आलू की सब्जी बनाने नहीं, मान लो तुम्हें परवल की सब्जी बनाने आता है, बस आलू परवल बनाने आता है और एक लौकी बनाने आता है, और तुमसे मान लीजिए 5 सब्जी बनवाना है, तो अब वहां जाओगे तो तुम्हारे लिए तो मुश्किल हो जाएगा ना, क्योंकि तुम्हें तो 2 ही चीजें आती हैं। भले वहां पर 50 वैरायटी क्यों नहीं रखी होंगी, तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा छाटना, क्योंकि तुम्हें तो 2 ही चीजें आती हैं। इसलिए थोड़ा दायरा बढ़ाइए, इतना ज्यादा नहीं है कि पूरा कैलकुलेट छोड़ दीजिए।